हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल सिपेट 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जो कि एकदम नए पैटर्न पर आधारित है, 5 ऑप्शन वाला। ठीक है। और इसमें करंट अफेयर हम सब देखेंगे 2025 के जितने भी नए नए हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। तो आप सब, यदि आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप सब ज़रूर करें। तो चलते हैं। तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें, इससे पहले बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। तो आप सब प्ले लिस्ट में जाकर आप सब वीडियो को ज़रूर देखें। और आप सबको एक अलग से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास लिया जा रहा है। ठीक है, जो कि एकदम हैंड नोट्स है, उससे बाहर आप सबका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आप सब मिला लीजिएगा। जैसे बहुत सारे पेपर में आप सब मिलाए थे, जैसे वीपीओ जूनियर असिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो जो भी कंटेंट आप सबको मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, ना तो एकदम आसान है ना तो एकदम हार्ड, पेपर जैसा है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। बिल्कुल बात सही है। तो ऋग्वेद में कुल कितना सूक्त है? 1028। और ऋग्वेद को अष्टक भी बोला जाता है या कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद का और क्या नाम है? अष्टक। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो किस ऑप्शन पर आप जाएंगे? ऑप्शन सी पर जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन ए भी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा सी। दोनों स्टेटमेंट सही है, याद कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा कि पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती, मतलब जो पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं उनका जो संग्रह है उसको किस रूप में जाना जाता है, आप सबको बताना है। तो जो पार्श्वनाथ की शिक्षाएं हैं उनको किस रूप में जाना जाता है? चतुर्थायन नाम से। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पार्श्वनाथ के बारे में आप सब जान लीजिए कि पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23 नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था, मतलब वाराणसी में। और इनका जो चिन्ह है, चिन्ह आप सब याद कर लीजिए, सर्प है। ठीक है, जो फन वाला सर्प होता है वही इनका चिन्ह है। इन्होंने अपने भिक्षुओं को 4 आर्यव्रत दिए थे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पार्श्वनाथ ने अपने भिक्षुओं को कितना व्रत दिए थे? 4, जिनमें से क्या है? सत्य है, अहिंसा है, आस्तेय है और अपरिग्रह है। 4 ये सत्य कौन दिए थे? पार्श्वनाथ जी दिए थे। और बाद में जो 5वां व्रत था, कौन सा था? ब्रह्मव्रत है। तो ब्रह्मव्रत 5वां व्रत था। और एक किसने दिया था? महावीर स्वामी। ठीक है, तो कुल मिला के कितने इसमें व्रत शामिल हो गए? 5। 5वां व्रत ध्यान देना कौन दिए थे? ब्रह्म व्रत, जो कि महावीर स्वामी जी दिए थे, 5वां है। बाकी 4 कौन दिए थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और जो महावीर स्वामी जी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। ठीक है, तो आप सब याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का कश्मीर का संस्थापक था? मतलब कौन सा ऐसा मतलब पुस्तक है या लेख है, ठीक है, तो जिसमें जानकारी मिलती कि जो श्रीनगर है उसकी स्थापना अशोक करवाया था। तो राज्य तरंगणी से ये जानकारी मिलती है कि श्रीनगर की स्थापना कौन किया था या कश्मीर की? अशोक ने किया था। ठीक है, और आपको बता दें कि बौद्ध परंपरा के अनुसार यदि हम बात करें तो अशोक ने कुल लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। एक बात काम बोला गया है, बौद्ध के माध्यम से पता चला है। ठीक है, और राज तरंगड़ी के बारे में आप सबसे पूछा जाता है, इसका लेखक कौन है? कल्हड़ है। ठीक है, इसके बारे में जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसी के माध्यम से, राज तरंगड़ी के माध्यम से अशोक ने नेपाल में देवी पाटन नामक शहर स्थापना किया था।
तो जो नेपाल है उसमें देवी पाटन जो शहर है उसकी स्थापना कौन किया है? अशोक। कहाँ से जानकारी मिलती है? राज तरंगड़ी से ही, और इसी के माध्यम से जम्मू कश्मीर के भी बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अच्छा, एक और पुस्तक है दिव्यवादन, ये जो ऑप्शन ए पर है, इसमें क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान देना। दिव्यवादन कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। इसमें अशोक की माँ का नाम क्या बताया गया है? सुभद्रांगी बताया गया है, सुभद्रांगी। ठीक है, अशोक की माता का नाम। ये भी याद कर लीजिए, पूछ सकता है कि दिव्यवादन किस धर्म से संबंधित है, तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, और इसी में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इल्तुतमिश। तो तुर्कान ए चहलगामी का जो गठन किया था, कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अच्छा, ये किया क्यों था? सबसे बड़ी बात तो ये पूछा जाता है। ये अपने विरोधियों को नियंत्रण में करने के लिए इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसे और किस नाम से जाना जाता है? चालीसा के नाम से जाना जाता है, चालीसा। और चालीसा का मतलब क्या था? कि 40 अमीर लोगों का जो समूह है। ठीक है, चालीसा इसी को बोला जाता है। और इसका अंत कौन किया था? चालू तो कौन किया था? बलबन। लेकिन इसका अंत, चालू तो किया था इल्तुतमिश, लेकिन इसका अंत कौन किया था? बलबन। आप सब ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए, जिसके पास जो बलवान होगा वही किसी का अंत कर सकता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। शुरू करने वाला इल्तुतमिश, और इसका चहलगामी प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था? बलबन था। ठीक है, और इल्तुतमिश ने इसको बनाया क्यों था? अपने विरोधियों को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन दो पक्षों के बीच हुआ? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ना, 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें मराठा सेना पराजित हुआ था। ठीक है, मराठों की इसमें क्या हो गई थी? हार। तो जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों आप सब देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सब क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सब पेट की तैयारी यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यदि आप सब प्रैक्टिस देखते हैं ना, तो 80+ मार्क तो आ ही जाएगा। और आप सब मैथ के लिए आप सब स्वयं प्रैक्टिस कीजिए, मैथ को लगाइए, केवल वीडियो मत देखिए मैथ का। ठीक है, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे वही काम देगा। क्योंकि जो भी मैथ का पोर्शन है जो 20 नंबर का है, सब कैलकुलेशन वाला सवाल है। तो कैलकुलेशन आप सबका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो वो अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, और कब हुआ था? 1916 में। आप सबको बता दें, इसी प्ले लिस्ट में, पेट के प्ले लिस्ट में एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, आप सब अभी शायद 3-4 क्लास हुआ है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं ना, अभी और उसमें कंटिन्यू होगा, कम से कम 8-10 क्लास होगा, छोटा छोटा क्लास है। तो किसी भी एग्जाम की आप दीजिए, INM से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो हैंड नोट्स है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है, आप सब जरूर देखें उसे। देखिए, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, इन्हीं के हेल्प से हुआ था। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन्हीं दोनों के सहयोग से लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल साथ साथ मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। तो इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, बाल गंगाधर तिलक साहब ये बोले थे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार साहब किए थे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता। और आप सबको पहले बता दें, इसमें नरम दल गरम दल, जो सूरत अधिवेशन 1907 में अलग हुआ था और फिर आके 1916 वाले में फिर मिल गया। ठीक है, और एनी बेसेंट और तिलक के माध्यम से ये जो सहयोग था, जो सम्मेलन था, ये
संपन्न हुआ था। ठीक, और इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी आप सब याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, बम का दर्शन किसने लिखा? तो बम का दर्शन किताब कौन लिखे हैं? भगवती चरण बोहरा जी ने लिखा। तो यहाँ इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन का, अद्वितीय मतलब यूनिक आंदोलन किसने कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। आप इसी को बोला जाता अगस्त क्रांति, क्योंकि कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, और इसी को किसने कहा था अद्वितीय आंदोलन? तो 8 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? मतलब कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, और जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो इसी को कौन बोला था कि यह एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने का समूह है, और उसका मजाक उड़ाया था। तो किसने मजाक उड़ाया था? तो वो कौन था? डफरिन था। उस समय का गवर्नर जनरल वही हुआ करता था, डफरिन। तो इसमें तो डफरिन है नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन ई। कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, और इसी ने स्टेटमेंट बोला था। और इसके साथ करजन ने क्या बोला था? करजन का भी स्टेटमेंट आप सबको याद होना चाहिए। इसने कहा था कि कांग्रेस के शांतिपूर्ण मृत्यु में योगदान देने की बात कहकर अंग्रेजों का मजाक उड़ाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? इसका ई ऑप्शन होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक कौन दिया था? डफरिन ने दिया था, जो कि उस समय वायसराय यही था, गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो सबसे पहले आप सबको अधिवेशन पता होना चाहिए कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। तो 10 का आंसर क्या बन जाएगा? बी, वो थे जवाहरलाल नेहरू साहब। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? आईएनसी का लाहौर अधिवेशन था, और कब हुआ था? 1929 को। ठीक है, अगर डेट की बात करें तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को क्या किया गया था? पारित किया गया था। और आप सबको एक बात बता दें कि इसी अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त किया गया। अगर आपसे से पूछा जाए कि नेहरू रिपोर्ट को कब निरस्त किया गया, तो आप बताएंगे लाहौर अधिवेशन। और नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और जिसमें भारत के लिए अधिराज की मांग की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया था? भारत के लिए अधिराज, ऐसे को देखते हुए इसको क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। और ये भी अधिवेशन, इस अधिवेशन में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। ठीक, जिसकी अध्यक्षता चाचा नेहरू साहब कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की एक प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता? मतलब जो मानक समय, भारत का मानक समय ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोलते हैं भारत का मानक रेखा। ठीक है, और ये भारत का जो मानक रेखा है ना, प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरता है। कहाँ से? नैनी, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, और जो भारत का मानक समय रेखा है उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से 5 राज्य है? सबसे पहले यूपी, उसके बाद एमपी मतलब मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। 5 राज्यों से होकर भारत का मानक रेखा गुजरती है। ठीक है, और जो भारत का मानक रेखा ना ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ठंडा स्थान है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कौन है? बर्खोयांस्क है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ठीक है, ये विश्व का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है और ये स्थान है कहाँ पर? साइबेरिया में। और साइबेरिया कहाँ है? रूस के साइबेरिया में ये स्थान पड़ता है। आप जानते हैं सियाचिन जो है भारत का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है। ठीक है, और हैलीफैक्स एक कहाँ का है? कनाडा के दक्षिण पूर्व, मान लेते हैं कनाडा हो गया, कनाडा के दक्षिण पूर्व, सॉरी ये वाला रहेगा ना, कनाडा के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है हैलीफैक्स। और शिकागो कहाँ पर है? ये तो आप जानते हैं अमेरिका में है। ठीक है, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के बीच में जो सीमा का निर्धारण करता है रेखा, उसको किस नाम से जाना जाता है? 38 डिग्री पैरेलल लाइन। ठीक है, तो याद कर लीजिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य लाइन है। एक आप सबसे पूछा जाता है 17वीं समांतर रेखा, एक इसके मध्य है। तो जो 17वीं समांतर रेखा है ना, ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य जो रेखा है उसको क्या बोला जाता है? 17वीं समांतर रेखा। एक इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप नाम सुने हैं कि नहीं आप सब बताइएगा। एक है 24वीं 24वां समांतर रेखा, एक इसके मध्य है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन भारत इस लाइन को नहीं मानता। तो 24वां समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट और है 49वां समांतर रेखा किसके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक है, 49वीं समांतर रेखा। तो कुछ समांतर रेखा थी, आपको हम बता दिए, आप सब याद कर लीजिए। एक दो बार वीडियो को देखेंगे याद हो जाएगा, क्योंकि पेपर लगा है, पेपर तक तो दिमाग में रहेगा ही। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? किस नदी में? तो नदी का बताना है। तो कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। और यह द्वीप जो माजुली द्वीप है ना, ये कहाँ पर है? किस राज्य में? असम राज्य में है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ना, जो माजुली है, माजुली को 2016 में एक ज़िले का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो जिला का दर्जा माजुली कब प्राप्त किया? 2016 में। और माजुली का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? अर्थ क्या होता है? कि पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, तो माजुली बोलते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि माजुली को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। तो आप जानते हैं कि माजुली जो द्वीप है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसलिए एक क्वेश्चन ज़्यादा फेमस है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली। कहाँ पर है? असम में है। इसको जिले का दर्जा कब मिला? 2016 में। ठीक है, और ये विश्व धरोहर भी शामिल है। माजुली का मतलब होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? देखिए, एक पूछा जाता भंडार, एक पूछा जाता उत्पादनकर्ता। मतलब भंडार और उत्पादनकर्ता में अंतर। भंडार मतलब उसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, उत्पादन मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। तो 2024-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज़्यादा तांबे का भंडार किसके पास है? राजस्थान के पास है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। अगर और क्रम की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान आता है। ठीक, इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद झारखंड। तो 3 क्रम याद होना चाहिए। ये भंडारण का हिसाब हम बता रहे हैं, राजस्थान, फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तो तीसरा स्थान झारखंड। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, उसके बाद कौन करता है? राजस्थान करता है, और राजस्थान के बाद कौन करता है? झारखंड करता है। ये उत्पादन का क्रम है और ये भंडार का क्रम है। ये 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बता रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब। मतलब संविधान सभा ने भारत को संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया था, 22 जनवरी 1947 को। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। आप जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ था संविधान सभा में, 13 दिसंबर 1946 को। कौन प्रस्तुत किए थे, चाचा नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख नहीं है। मतलब इसमें कह रहा कि कौन सा नीति निर्देशक का इसमें उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। देखिए हमारे संविधान में ये नहीं बोला गया है कि मतलब कोई अपना धार्मिक राज्य बनाए। ठीक है, हाँ, अपने धर्म की, अपने शिक्षा की, व्यवसाय की, हर चीज़ का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन। ये बात नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। बाकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, आप सब याद कर लीजिए। एक कल्याणकारी राज्य की बात कहाँ किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। सामाजिक आर्थिक न्याय कहाँ सुनिश्चित किया गया है, यहीं पर। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी कहाँ कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो भारत के संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या चीज़ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियां का बंटवारा दिया हुआ है। आप जानते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा किस सूची में है, 7वीं अनुसूची में है। तो यहाँ पर तो 7वीं अनुसूची है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ई। अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करें, इसमें 3 प्रकार के विषय का जिक्र हुआ है। कितना विषय इसमें, 3। एक है संघ सूची। ठीक है, और संघ सूची पर कौन नियम कानून बना सकता, केंद्र सरकार। और वर्तमान समय में इसमें संघ सूची में कितने विषय शामिल है, 100 विषय। ठीक है, जैसे विद्युत हो गया, तार हो गया, है ना, टेलीफोन हो गया, विदेश हो गया, मामला हो गया, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। दूसरा विषय कौन सा, राज्य सूची। और राज्य सूची पर कौन कानून बना सकता है, राज्य सरकार। वर्तमान समय में इसमें कुल कितने विषय शामिल है, 61। तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन दोनों का आपस में टकराने पर किसका कानून फॉलो होगा, केंद्र सरकार वाला। ठीक है, तो वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल है, 52 विषय। तो ये सब बातें आप सबसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्त करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की सहमति से जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं तदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। ध्यान में रहे कि इसकी सहमति जरूरी है, राष्ट्रपति का। ठीक है, अगर आर्टिकल की बात करें तो ये बात किस आर्टिकल में कहा गया है, 127 में। तो आर्टिकल 127 के अकॉर्डिंग तदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 20 भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आप जानते हैं कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, 1993 में। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। ठीक, और ये कब से मनाया जा रहा है, 2010 से। ठीक है,
किसका समय था इस समय? मनमोहन सिंह का। ठीक, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 पर। कह रहा कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या? फर्मी मीटर। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। आप जानते हैं 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और एक एंगस्ट्राम ये पूछा जाता है, 1 एंगस्ट्राम में कितना मीटर होता है? 10⁻10 मीटर। ठीक, और एक फर्मी मीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻15 मीटर। देखिए सबसे छोटा यही है, तो कौन हो जाएगा? फर्मी मीटर। मिलीमीटर तो इन सब में तो सबसे बड़ा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो आप सब भी देखे होंगे, जो पीछे का चित्र देखने के लिए वाहनों में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? बोन्स मीन्स हड्डी जो होते हैं अंधेरे में क्यों चमकते हैं? क्योंकि वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन होता है। ठीक है, इसलिए चमकते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है। त्रिकोणीय मतलब ऐसा, तो त्रिकोणीय हृदय किस में पाया जाता है? उभयचर में। ठीक है, अच्छा उभयचर क्या होते हैं? जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उभयचर। जैसे मेढक हो गया। ठीक है, पानी और जमीन दोनों पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो साल्क टीका नाम आप सब सुने होंगे साल्क टीका का। ठीक है, तो किससे संबंधित है? पोलियो से। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। और चेचक की खोज कौन किए थे? तो एडवर्ड जेना साहब। ठीक है, इंसुलिन की खोज कौन किए थे? तो विलियम बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज किए थे, पूछा जाता है। और पोलियो की खोज कौन किए थे? जॉन साल्क, ये तो आप सबको पता ही हो गया। और टीबी की खोज कौन किए थे? ग्यूरिन और कालमेट। ग्यूरिन और कालमेट, एक किसकी खोज किए थे? टीबी की। ठीक है, तो ये सब बातें आप सबको पता होनी चाहिए, पूछ लेता पेपर में, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए अब भारत में जो गरीबी का आकलन है ना, नीति आयोग का कार्यदल करता है। किसके हेल्प से या किसके सुझाव पे या किसके सर्वेक्षण के आधार पर? एक संस्था NSSO के हेल्प से करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा काम नहीं करता है? कि भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना, ये काम इसका नहीं है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया? तो मानवीय गरीबी सूचकांक कब विकसित किया गया था? 1997 में। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 29 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है जिनकी मासिक आय से कम या बराबर है। तो कितना रुपया होना चाहिए? 15,000। जिन मजदूरों की आय मासिक आय 15,000 रुपया है या इससे कम है तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू किया गया था? 15 फरवरी 2019 को। ठीक है,
और एक किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसमें एज क्या होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए। और ये किसके लिए बनाया गया है? असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि समांतर अर्थव्यवस्था के कारण उभरती है। तो समांतर अर्थव्यवस्था के कारण कौन उभरती है? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? कर वंचन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर मनाया जाता है। तो पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप बताएंगे दक्षिण भारत में। देखिए जो पोंगल महोत्सव है ना, कई राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है। जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, और तेलंगाना हो गया। तो मेन रूप से कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर दिया ऑप्शन दक्षिण भारत में। और ये पोंगल महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो आप बताएंगे भगवान सूर्य नारायण के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये शुरू कब हुआ था? 29 अगस्त 2012 से शुरू हुआ था। ठीक है। 29 अगस्त को क्यों? क्योंकि जो हॉकी खेल के जो जादूगर हैं, या कह सकते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है। और प्रथम बार 29 अगस्त 2012 में मनाया गया। और 2025 में इसकी थीम क्या थी? ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम थी कि खेल के मैदान का समतल करना और सामाजिक समावेश के लिए खेल। ये इम्पॉर्टेंट है। इसका थीम क्या है? सामाजिक समावेश के लिए खेल। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 भारतीय ओलंपिक संघ जिसे बोलते हैं IOA का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय ओलंपिक संघ इसकी स्थापना हुआ था 1927 में, 1927 में। ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ई। और इसके संस्थापक जो स्थापना किए थे वही इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। तो स्थापना कौन किए थे? सर दोराबजी टाटा, जो कि इसके अध्यक्ष भी थे। और उस समय इसके सचिव कौन बने थे? डॉक्टर AG नोहरान। कौन बने थे? नोहरान क्या बने थे इसके सचिव। स्थापना कब हुआ था? 1927 में। क्वेश्चन नंबर 34 CBIC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है? तो आप जानते हैं भुसावल। ठीक है। तो भुसावल एक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। साथ केले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है भुसावल, है ना, भुसावल का केला। तो ये कर्नाटक में नहीं बल्कि ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और बाकी सब कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो पड़ोसी देश आपके सिलेबस में है, साफ साफ लिखा हुआ ना, और भी सबसे छोटा। तो अगर इसमें से देखा जाए तो सबसे छोटा कौन सा? मालदीव है। ठीक है। तो मालदीव सबसे छोटा है। इसे आधिकारिक रूप से, अच्छा मालदीव का नाम मालदीव थोड़ी नहीं है, इसका जो आधिकारिक नाम है क्या है? रिपब्लिक ऑफ मालदीव इसे कहा जाता है। ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है? मालदीव की माले राजधानी है। और इसका एरिया की बात करें मालदीव की, 298 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि दजो गखा की शासकीय भाषा है? तो दजो गखा कहाँ की या किस देश की शासकीय भाषा है? तो आप सब बताएंगे भूटान। तो भूटान का एक शासकीय भाषा है। ठीक है। और भूटान की राजधानी कहाँ है? सब लोग को पता है, थिम्पू। ठीक है।
और यहाँ की भाषा क्या है, यही दंजो गखा। और यहाँ का जो मुद्रा है, मुद्रा भी पूछा जाता है, नगुल ट्रम इसकी मुद्रा क्या है, नगुल ट्रम। ठीक है, याद कर लीजिए इतनी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उस राज्य की जो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मतलब जितने भी विधानसभा में सदस्य होंगे उनका कुल 15% लोग ही क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। ये प्रावधान कब किया गया था, ये भी पूछ सकता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से ये तय किया गया था या फिक्स किया गया था। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन 2003। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा कि भू क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो जो मिट्टी का कट के बह जाती है ना, ये सब किसके माध्यम से रोका जा सकता है, वनारोपण, वृक्ष लगाकर इसकी मतलब भू क्षरण को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, वित्त मंत्रालय। वर्तमान समय में कौन है, निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री वर्तमान समय। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यहाँ से 5 क्वेश्चन आप सबको जनरल मैथ मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा कि सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो इस टाइप के सवाल में जितना जीरो रहेगा उतने अंक पर आप दशमलव लगा देंगे। ठीक है, सबसे छोटी पूछा है, तो अगर यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 दशमलव, 2 दशमलव और यहाँ 3 दशमलव, यहाँ 2 दशमलव, तो सबसे ज़्यादा दशमलव यहाँ पर लगेगा। इसका वैल्यू आएगा 0.009। तो सबसे छोटा पूछा था, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 9/1000। तो 41 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। तो ऐसे आप सबको जनरल मैथ थोड़ा आप सबको आना चाहिए। इसमें आप 25 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो सबको आता, पहले आप दशमलव को रिमूव कर लीजिएगा। ठीक है, जब 25 से आप सब भाग करेंगे तो इसका क्या वैल्यू निकल कर आएगा, 0.0002। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लेना, 0 पॉइंट कितना जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 फिर 25, नीचे कितना है 100 मतलब 12.5। यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे कितना, 5 अंक से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो नीचे कितना बचेगा, 4 जीरो बच जाएगा, ऊपर का सब दशमलव हट जाएगा। ठीक है, फिर 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125, इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जब आप भाग करेंगे तो यही आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए, भाग भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43। देखिए, कह रहा कि किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। तो लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा, टोटल 30 लोग हैं, 30 लोग में से 18 लड़के हो गए, तो लड़कियाँ कितने बची, 12 बची। ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 18 लड़कों का कुल योग निकाल लीजिए। तो 18 गुणे कितना हो जाएगा, 16। तो 18 लड़कों का योग निकालेंगे, आ जाएगा 18 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 288। ठीक है, अब देखिए, जबकि 30 विद्यार्थियों का औसत दिया, अब 30 विद्यार्थियों का कुल औसत निकाल लीजिए। ठीक है, 30 विद्यार्थियों का 30 गुणे 18.1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 543। अब देखिए टोटल विद्यार्थियों में से ये लड़कों वाला घटा दीजिए, 18 लड़कों का तो 288 आया, तो 288 इसमें घटा दीजिए तो किसका बचेगा, 12 लड़कियों का ही आएगा। ठीक है, तो 288 543 में से 288 घटाएंगे, कितना बच रहा है, 255। ये जो 255 आया है ना, 12 लड़कियों का कुल योग आया, लेकिन कुल नहीं पूछा है, औसत पूछा है। तो 255 में 12 से भाग कर दीजिए, 255 में 12 से भाग करेंगे आएगा 21.25। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 44।
कह रहा कि किरण को 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है। वह कुछ समय के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, ठीक है, और शेष समय 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। अधिक गति से किरण कितने समय यात्रा किया, ठीक है। तो इसका देखिए बेसिक तो थोड़ा बता देते हैं, बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मान लेते हैं कि जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ना मतलब टी घंटे में तय किया, कितना घंटे में तय किया, 75 किलोमीटर प्रति घंटे वाला टी समय। अब जैसे क्वेश्चन करा वैसे आप कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुल दूरी कितना, 300 किलोमीटर। अब आप जानते हैं कि दूरी बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, इसी कॉन्सेप्ट पे लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, तो कुल कितना समय चला, टी घंटा चला, इतना समय लगा। फिर आगे कह रहा कि शेष समय 55 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष समय कितना लगेगा, 5 घंटा चला था तो टी घंटा 75 में चला, तो शेष समय कितना बचा, 55 गुणे 5 माइनस टी, ये तो बचेगा। और कुल दूरी कितना, 300, तो ये हो जाएगा कितना, 55 टी प्लस 75 टी, यहाँ रहेगा 75 है, 55 नहीं है, 75 टी और 55 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 275, और माइनस एक मल्टीप्लाई करेंगे 55 टी, इधर कितना बचेगा, 300। तो देखिए यहाँ 75 टी, यहाँ 55 टी, तो 75 में से 55 जाएगा, कितना टी मिला, 20 टी, ठीक। ये प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो 300 में से 275 घटाएंगे, आएगा कितना, 25। तो टी बराबर कितना आएगा, 25/20, काटेंगे आएगा 5/4, 5×5 = 25, 5 × 20। इसको चेंज कर लीजिए तो कितना आएगा, 1 आवर, ठीक है, 1 घंटा, और इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 घंटा कितना मिनट आ जाएगा देखिए 1 मिनट, 5/4 आया था ना, तो 4 × 4, तो कितना बचा यहाँ पर, ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 4, 4 × 5, 1 घंटा मिनट के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो कितनी बार जाएगा, 15 बार, तो 1 घंटा 15 मिनट आएगा। तो देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर है 45। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंक से 8 अंक ज़्यादा मिल जाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं ठीक है, तो इसको हम ट्रिक से बताते हैं, ठीक है, जो आप सबको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए ट्रिक कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले इसका पास ले लीजिए, दोनों साइड से पास की पास हो जाए कैसे, ठीक है। अगर 46% से पाता है और 10 नंबर से फेल होता, अगर हम इसको 10 नंबर और दे दें तो पास हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, देखिए 46% में अगर 10 नंबर और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे क्या है, तो फिर यदि वह 52% नंबर पाता है और न्यूनतम नंबर से 8 ज़्यादा पा लेता है, मतलब 52% नंबर पाया लेकिन 8 ज़्यादा पा गया, तो ज़्यादा को आप घटा दीजिए, -8 कर दीजिए। 46 को उधर ले जाइए, 8 को इधर ले आइए, यहाँ 10 है, यहाँ 8, 2 10 और 8 कितना होगा, 18, और 52 में से 46 जगह कितना परसेंट बचा, 6%। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, याद कर लीजिए। हमें न्यूनतम पासिंग पूछा था, तो न्यूनतम यही है पास, तो 46% और प्लस कितना नंबर था, 10, तो 46, 1% बराबर 3 नंबर, तो 46 3 कितना हो गया, अगर आप 46 का 3 में गुणा करेंगे 138 आएगा, और प्लस 10 नंबर पहले से, तो 138 + 10, तो कुल कितना नंबर हो जाएगा, न्यूनतम नंबर 148, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 अब रीजनिंग, यहाँ से आप सबको मिलेगा 5 क्वेश्चन।
किसी एक निश्चित कोड भाषा में इतने को इतना लिखा गया, इसको इतना, तो कह रहा कि इसको क्या लिखेंगे। आप सबको हम एक समझा देते हैं, ठीक है, उसी के अनुसार आप कर लीजिएगा। LFDCN इसको ये लिखा है, ठीक है। तो देखिए यल किस पर होता है, 12, 12 5 17, इसमें क्या जोड़ दिया, +5, ठीक है। और फिर 6 और ये किस पर, 6 पर, और जे किस पर, 10 पर, 6 4 10, तो दूसरे वाले के लिए क्या जोड़ दिया, +4। डी किस पर होता है, 4 पर, और जी किस पर होता है, 3 पर, तो 4 3 7 +3, और आगे आप जोड़ेंगे ऐसा आगे +2 फिर +1, एक क्रम चल रहा है, +5 +4 +3 +2 +1। इसी प्रकार आप ये पैटर्न इसमें फॉलो करेंगे तो 46 का ऑप्शन बन जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा कि 4 समूह दिया गया है जिनमें से 3 सेम है और एक उसमें से सबसे अलग है, तो सबसे अलग का चयन करना है, ठीक है। तो 47 का इसमें कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी, सबसे अलग डी है। क्यों अलग है, क्योंकि सब में अगर आप देखेंगे तो देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, और फिर 2 से आप सबको 9 बनाना +7, तो मतलब -2 और +7 किया गया सब पैटर्न में, ठीक है। देखिए 8 में से 2 जाएगा 6, और 6 में 7 जोड़ेंगे तो 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 6 7 13, 13 हो गया। तो इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, देखिए तो 10, और यहाँ कितना है, जी है, जी 7 पर है, जी 10 पर है, तो यहाँ तो -3 किया गया है, लेकिन यहाँ पर -8 किया गया, +8 किया गया, जबकि कितना होना चाहिए, +7, इसलिए डी ऑप्शन सबसे अलग है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप सब कई तरीके से निकालते हैं, ठीक है। आप सबको जो तरीका आ रहा है आप सब उसी तरीके से इसको निकालिएगा। 2014 में क्रिसमस किस दिन पड़ा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बृहस्पतिवार होगा, तो आप सब निकालिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, आप सबको बताए थे कभी भी अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो आप सब ज़्यादातर अपने पे फॉलो करके लगाइएगा, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अगर आप डायग्राम के माध्यम से इसको निकालते तो आप डायग्राम के माध्यम से बनाइए, जिसको जैसे आता है आप वैसे कीजिए, नया चीज़ मत सीखिए, ठीक है। कह रहा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, ठीक है, रमन आप हो जाइए, महिला आप किसी को भी बना दीजिए। उसके इकलौते भाई का पुत्र है, मेरी पत्नी का भाई है, तो उस महिला का रमन से क्या संबंध है। तो आप सबको समझ में आया, हमने क्या कहा, जब भी ब्लड रिलेशन का आप एक बार विचार कीजिए अपने पर अप्लाई करने की, ठीक है। तो महिला का रमन से क्या संबंध है, तो पत्नी के पिता की बहन, ये रिलेशन है, ठीक है। तो 49 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 वन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। तो देख लेते हैं। कह रहा कि सभी चीते बंदर है, यहाँ चीते हम बना दे रहे हैं और एक बना दिए बंदर, ये मंकी। सभी बंदर भालू है, तो सभी बंदर क्या हो गया, भालू हो गया। और सभी भालू क्या है, जंगल है, सभी भालू क्या हो गया, जंगल, ये जंगल बना दिए, ठीक है। तो आप सबको बार बार बताते, अंदर से बाहर आएंगे सभी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा, और बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। कह रहा कि कुछ जंगल चीते हैं, कुछ जंगल कह रहा कि कुछ जंगल चीते हैं, बात तो सही है, ठीक है। देखिए आपको बताए थे ना, जब अंदर से बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ वाला फॉलो करेगा। कह रहा कि सभी बंदर चीते हैं, बंदर यहाँ है और चीता यहाँ, नहीं सभी नहीं, कुछ वाला स्टेटमेंट फॉलो करेगा, तो दूसरा गलत है। कोई बंदर चीता नहीं है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते सब देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये गलत है, ये भी गलत। तो केवल कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका, पहला सही है, बाकी सब गलत है।
तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या मिलेगा आप सबको, डी ऑप्शन केवल पहला फॉलो करता है। अब इसके बाद दोस्तों आप सबको 5 ट्यूशन मिलेगा इंग्लिश का, ठीक है। आप सब वीडियो को रोक करके आप सब पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे कि व्हेन द सिटी मेयर से वी आर नाउ ऑन हाई अलर्ट इन एड्रेसिंग द सिंड्रोम मीन्स, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 51 का कि द एडमिनिस्ट्रेशन अंडरस्टैंड्स इट्स एन अर्जेंट हेल्थ इशू, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 कि द वर्ड प्रेडिक्ट इन द पैसेज रेफर्स टू, तो 52 का अगर आप सब ध्यान से पैसेज पढ़े होंगे तो क्या बताएगा, मेडिकल केयर ऑफ चिल्ड्रेन, इस पर बातें किया गया है, ठीक है। कोविड-19 के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो सब क्या मेडिकल से संबंधित जानकारी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, वन हु इज इजली डिसाइडेड, मतलब जो जल्दी से डिसीजन करता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो 53 का आंसर क्या बन जाएगा, ग्लोबल, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। 54 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन, ठीक है। एम्पल का विलोम क्या होगा, तो आप सब ये भी याद करते रहें, ठीक है। तो एम्पल का विलोम क्या होगा, 54 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, मेगर्स, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आई विल बी ज्वाइनिंग द ऑफिस ए वीक्स टाइम, तो टाइम के साथ आप सब आर्टिकल पढ़े होंगे, तो आर्टिकल के साथ क्या लगता है, तो 55 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, इन, ठीक है, इन वीक टाइम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से एक कथन सही है, तो हिंदी यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है इसके बारे में आप सबको बताना है। हिंदी आप सबसे 15 नंबर का पूछा जाएगा, 5 ग्रामर का और 10 नंबर का पैसेज, एक एक पैसेज रहेगा। कह रहा कि आप सबको सही, आप सबको गलत की पहचान करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी बात सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन संधि व्यंजन व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन स्वर भी हो सकता है, ये भी बात सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न हुए विकार को विसर्ग नहीं, विसर्ग के साथ विसर्ग नहीं होता, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक गलत लिखा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है या नहीं है, तो 57 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी, जटिल का गरल, जटिल का गरल थोड़ी नहीं होता जटिल का सरल होता है ना, और बाकी सब सही है। आस्तिक का नास्तिक होता है, झुकाव का तनाव भी होता है, मिलन का वियोग होता है, और जटिल का सरल होता है, ना कि गरल। 58 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आप जानते हैं कि देश द्वीपों के नाम ये सब हमेशा क्या होता है, पुरुष लिंग होता है, तो यहाँ पर सब पुल्लिंग दिया गया है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बन जाएगा ई, 58 का ई ऑप्शन, ठीक है। और आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 59, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको अच्युत बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और जो अटल क्या होता है, जो अपनी बात से ना टले उसे क्या बोलते हैं, अटल। और ना टूटने वालों को क्या बोलते हैं, अटूट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो 60 का ऑप्शन बन जाएगा ई, क्योंकि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, इसमें रामचंद्र शुक्ल है ही नहीं, तो आदिकाल को
ग्रेसन महोदय क्या कहे थे? चारण काल। चारण काल कौन कहे थे? ग्रेसन महोदय। ठीक है। और राम कुमार वर्मा यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम अलग से बता दे रहे हैं। राम कुमार वर्मा आदिकाल को क्या बोले थे? संधिकाल अथवा चारण काल बोले थे। ठीक है। और राहुल सातत्यायन आदिकाल को क्या बोले थे? सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत काल कौन बोले आदिकाल को? राहुल सातत्यायन। ठीक। बाकी ये सब जो स्टेटमेंट है, जितना 3-4 स्टेटमेंट सबका बता, इसी में से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 से 65 देखिए पैसेज है हिंदी का। आप सब वीडियो को रोक करके हिंदी के पैसेज को आप सब ज़रूर पढ़ें। ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले आप सब आंसर कह रहे हैं, क्वेश्चन को आप सब एक बार पढ़ के तब पैसेज आप सब पढ़िएगा, जिसके माध्यम से जब आप पैसेज को पढ़ेंगे ना, आप सबको आंसर पता चलता रहेगा उसी में से। कह रहा कि राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयाँ हैं? ये देखिए पहला क्वेश्चन व्याकरण से पूछ लिया। ठीक है। तो राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत ये क्या चीज़ है? राष्ट्र संज्ञा है, सांस्कृतिक विशेषण है, और विरासत भी क्या? संज्ञा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? 61 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? तो अंतर विरोध में संधि बताना है, तो इसमें कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ठीक है। अंतर प्लस विरोध क्या हो जाएगा? अंतर विरोध। अगला क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा कि व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? ठीक है। तो व्यक्ति का दृष्टि कब संकुचित हो जाता है? जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। आप सब पैसेज पढ़े होंगे तो आप सबको तुरंत आंसर मिल गया होगा। ठीक है। आगे क्या है? एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? ये तो आप वैसे कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें, यही हमारा कर्तव्य है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? तो जो देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चलते हैं ना, इसके आपसी घृणा होती है, द्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन कहाँ से? पैसेज से है। आप सब पैसेज को पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा पैसेज है। एक पैसेज थोड़ा आसान देता है, एक पैसेज थोड़ा कठिन देता है। ठीक है। इसको भी आप सब पढ़िएगा। 66 क्या है कि देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? तो आप पैसेज को पढ़े हैं तो आप सबका तुरंत आंसर ऑप्शन ए मिल गया होगा कि संघमित्र देह व्याधि से मुक्त भगवान की शरण में मानते थे। ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? तो आप सब बताइए, पैसेज पढ़े हैं ना, तो किसका मानना था? मृत्युंजय का मानना था। 68 क्या ग्रामर से व्याधि और सुयोग शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो दोनों में उपसर्ग बताना है। तो देखिए व्याधि में बी है उपसर्ग। ठीक है। और आ और सु क्या है? उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग दोनों बताना है। ठीक है। तो 68 का गलत हो गया, सी नहीं होगा क्योंकि आ तो इसमें है नहीं। देखिए वी व्याधि इसमें हो गया ना, प्रयुक्त, केवल उपसर्ग बताना, प्रत्यय नहीं बताना। तो वी हो गया यहाँ से, और यहाँ पर क्या हो गया? सु हो गया। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 69 संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? अगर आप ऑप्शन डी पढ़ेंगे कि मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। ठीक है। ये सब क्वेश्चन पैसेज आप सब ध्यान से पढ़िएगा 1-2 बार।
और जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष में किसका विश्वास था? तो किसका विश्वास था इसमें? मृत्युंजय का। दोस्तों अब इसके बाद 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का है, ठीक है। मैथ का 20 क्वेश्चन इसे अलग से करवाएंगे, ठीक। चलते हैं करंट अफेयर पर। देखिए 91 से करंट अफेयर स्टार्ट होता है, ठीक है। मई 2025 में किस देश के लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये भी पूछ सकता है जीके जीएस वाले पार्ट में कि याला ग्लेशियर कहाँ है। तो इसका 91 का आंसर क्या बन जाएगा? नेपाल में। तो याला ग्लेशियर कहाँ है? अपने पड़ोसी देश नेपाल में। इसको मृत घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 92, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया गया? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है, ठीक है। तो विश्व ग्लेशियर दिवस 2025 से मनाया जाएगा। और कब मनाया जाएगा, किस डेट को मनाया जाएगा? तो ऑप्शन बन जाएगा ए 21 मार्च को, ठीक है। प्रत्येक वर्ष विश्व ग्लेशियर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किए? ठीक है। तो इसमें कुल 103 रेलवे स्टेशन शामिल थे। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। क्या ये बात सही है? ये बात सही, पहला स्टेटमेंट सही है। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। नहीं, ये बात गलत है, राष्ट्रपति जी ने नहीं किया था। तो इसमें केवल पहला सही होगा, ये स्टेटमेंट सही है। 95 क्या है? मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। ये बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोदी जी ने इसका मतलब है उद्घाटन किया, ठीक है। तो किस राज्य में है? केरल राज्य में है, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृत किया? अंगोला देश है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 200 मिलियन डॉलर दिए हैं, ठीक है। 97 का क्वेश्चन नंबर, मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यूथ वाला पूछा गया, ठीक है। तो 97 का हो जाएगा ए, बिहार में किया गया। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली के.वी. राबिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य? तो के.वी. राजिया किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका बताना है केरल राज्य से। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल में चर्चा रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी किया? तो राष्ट्रपति जी ने 5 अप्रैल 2025 को मंजूरी दिया। तो इससे पहले आप सब जान लीजिए कि लोकसभा कब मंजूरी किया था इसमें? 3 अप्रैल को, ठीक है। और राज्यसभा कब मंजूरी दिया? 4 अप्रैल को। और राष्ट्रपति जी ने कब साइन किया? 5 अप्रैल को। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जी फाइनल करते हैं सिग्नेचर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1948 से 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। और इसका विषय क्या था 2025 का? स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, इसका विषय था। आप कह सकते 2025 का थीम था, ठीक है। दोस्तों आप सबको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? आप सब अपनी राय को
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।